गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे CSV फाइल्स के बारे में कि हम लोग अपना डाटा फ्रेम से, अगर हमारे पास डाटा फ्रेम हो उससे CSV फाइल कैसे बना सकते हैं, या हमारे पास CSV फाइल हो तो उससे हम डाटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं CSV फाइल होती क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ CSV इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। The CSV format refers to a tabular data that has been saved as a plain text where data is separated by commas। कि CSV की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कई बुक्स में इसको कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज बोला गया है, लेकिन कॉमा सेपरेटेड वैल्यू इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ CSV। ये एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है उसे एज ए प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करता है, सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब उसमें हर वैल्यू जो है कॉमा से सेपरेट होती है। तो हम इसको CSV फाइल बोलते हैं, CSV फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। CSV फाइल फॉर्मेट इतना पॉपुलर क्यों है या इसके एडवांटेज क्या है, इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला जो है, इट इज़ सिंपल कॉम्पैक्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट फॉर डाटा स्टोरेज। एक तो ये सिंपल है, एक ये कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत कम मेमोरी लेता है, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये माना एक्सेप्ट किया गया इस फॉर्मेट को डाटा स्टोर करने के लिए। सेकंड, इट इज़ ए कॉमन फॉर्मेट फॉर डाटा इंटरचेंज, और इस फॉर्मेट से डाटा एक दूसरे में इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना, वो भी इसके लिए बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए ये भी बड़ा कॉमन फॉर्मेट है। तीसरा है, इट कैन बी ओपन पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज लाइक MS Excel, कैल्क एट्सेट्रा। कह रहा ये जो CSV फाइल होती है, जो हमारे पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, लाइक MS Excel हो गया या कैल्क नाम का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, उसमें आराम से ओपन हो जाता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, nearly all spreadsheet database export data file to CSV। कहने का मतलब है कि जितनी भी स्प्रेडशीट फॉर्म्स हैं या डाटाबेस बने हुए हैं, स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल हो गई, कैल्क हो गई, डाटाबेस जैसे MySQL हो गया या इंग्लिश हो गया या SQL हो गया या Oracle हो गया, इन सब से हम अपना डाटा एक्सपोर्ट करके CSV फाइल बना सकते हैं, या CSV अगर फाइल मिली हो तो उससे उसका डाटा इंपोर्ट करके हम जो है अपने डाटाबेस या स्प्रेडशीट में ला सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर जो है फॉर्मेट है, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आता है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर CSV फाइल में ले जाने के लिए और CSV फाइल से दूसरे सॉफ्टवेयर में दोबारा इंपोर्ट करने के लिए। तो आइए हम पांडास के अंदर इस CSV फाइल को कैसे डील करते हैं। आज हम लोग लर्न करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा फ्रेम दिया हुआ है तो हम उसको CSV फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर CSV फाइल दी गई है तो हम उससे डाटा फ्रेम में कैसे ला सकते हैं। तो हमारे पास पांडास के अंदर 2 फंक्शंस होते हैं, एक टू CSV फंक्शन होता है, एक रीड CSV। टू CSV काम आता है फाइल को, डाटा फ्रेम को फाइल में लिखने के लिए, और रीड CSV जो है वो फंक्शन काम आता है CSV फाइल से डाटा फ्रेम में लेके आने के लिए। आइए देखते हैं 2CSV का सिंटेक्स क्या है। ये 2CSV फंक्शन है, यूज टू राइट डाटा फ्रेम इनटू CSV फाइल। इसका सिंटेक्स है, आपने सबसे पहले डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर 2CSV लिखना है, और इसके अंदर आपने फाइल का नाम देना है, फिर आपने सेपरेटर बताना है, फिर आपने और आर्गूमेंट है जैसे हेडर ट्रू, इंडेक्स ट्रू, NA-REF, ये सारे आर्गूमेंट आगे हम काम करते हैं। वैसे इसके बहुत सारे आर्गूमेंट हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने ही हैं। ठीक है। सेपरेटर का काम करता है, ये बताता है कि वैल्यूज़ किस तरह से सेपरेट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कोमा माना जाता है। उसके बाद हेडर ट्रू का मतलब है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है कि हम जो डाटा फ्रेम में कॉलम्स हैं वो भी हम फाइल में लिखवाएंगे। तो इंडेक्स ट्रू का मतलब होता है कि हमारे जो डाटा फ्रेम का इंडेक्स है, रो इंडेक्स है, वो भी फाइल में लिखा जाएगा। और NA-REF का मतलब होता है कि अगर हमारे डाटा फ्रेम के अंदर कोई NN वैल्यू है तो वो हमारी CSV फाइल में कैसे रिप्रेजेंटेड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्पेस से रिप्रेजेंट होती है। तो आइए हम इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया हुआ है, ये वाला, जिसके अंदर 3 कॉलम है और 5 रोज हैं, और इनकी कॉलम के नाम नेम, हिंदी, मैथ, और रो के नाम R1, R2, R5 तक है। अब इस डाटा फ्रेम से हम लोग CSV फाइल बनाएंगे। हमने यहाँ लिखा df.2CSV, और उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया D:में 12th science.csv। इस जो है कमांड को रन करता हूँ। देखिए ये मेरी कमांड रन हो गई है। अब हम D ड्राइव में जाके देखते हैं हमारी CSV फाइल बनी या नहीं बनी। जैसे हम लोग जाके देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 12th साइंस नाम की एक CSV फाइल बन गई है। इसकी एक्सटेंशन है कॉमा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो अगर हम इसको राइट क्लिक करके इसको हम लोग ओपन करना चाहें तो हम लोग इसको नोटपैड में भी खोल के देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ओपन विद, उसके बाद मैं नोटपैड में चला गया,
तो ये हमें ये वाली फाइल नोटपैड में खोल के दिखाएगा। देखिए यहाँ ये हमारे कॉलम्स के नाम भी एज ए कॉमा से सेपरेट होकर वैल्यूज में स्टोर होंगे, रो का डाटा भी और रो का इंडेक्स भी, ठीक है ना। कॉलम के नाम और रो के इंडेक्स इसलिए आए हैं क्योंकि ये हमारा जो है हेडर भी ट्रू था, ठीक है, और इंडेक्स भी ट्रू था, ठीक है। और ये देखिए यहाँ एक एन वैल्यू थी, वो एज ए स्पेस रिप्रेजेंट हो रही है। तो एन रैप जो है अपने आप बाय डिफॉल्ट स्पेस रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से ये हमारी CSV फाइल बन गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग ये चाहें कि नहीं हमें तो कॉलम के हेडिंग नहीं लिखवाने हैं फाइल में, ना ही इंडेक्सेस लिखवाने हैं फाइल में, ठीक है, और सेपरेटर भी हम कॉमा से सेपरेट नहीं करना चाहते, किसी और से सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कमांड लिखने जा रहा हूँ df to CSV, और यहाँ मैंने फाइल का नाम दिया है 12commerce.csv, और उसके बाद सेपरेटर तो मैंने क्या दे दिया है सेमी कॉलम, कॉमा की जगह सेमी कॉलम। हेडर मैंने फॉल्स कर दिया, इंडेक्स मैंने फॉल्स कर दिया। तो मैंने बता दिया कि हेडर भी नहीं लिखना, ना ही इंडेक्स लिखना है फाइल के अंदर। अब इस कमांड को रन करते हैं, ये हमारी कमांड रन होगी। अब जाके देखिए 12commerce.csv फाइल बनी है हमारी, हाँ ये बन गई है। इसको आप राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करके देखो। देखिए इसमें क्या है, हमारे रो इंडेक्स भी नहीं आए हैं, ना ही कॉलम के हेडिंग आए हैं, और जितनी वैल्यूज हैं वो सारी सेमी कॉलम से सेपरेट हुई हुई है, देखिए, है ना। और यहाँ पे जो स्पेस जो एन वैल्यू है स्पेस यही है। तो इस तरह से आप लोग अपना जो है सेपरेटर, हेडर और इंडेक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो फाइल में लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। अगर इसी फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेल में खुल जाएगी सेम फाइल जो है, ठीक है ना। तो ये एक्सेल में भी खुल जाएगी और नोटपैड में भी खोल सकते हो आप, ठीक है। अभी देखिए हमारी एक्सेल में खुलेगी तो हमें कैसी नज़र आती है ये वाली फाइल, हमारी CSV फाइल। देखिए CSV फाइल एक्सेल में हमें ये वाला जो है हमें एक ही कॉलम में ये सारे डाटा दिखा रहा है, क्योंकि ये कॉमा से सेपरेट नहीं हुई है ना, ये हमारी हुई है सेमी कॉलम से सेपरेट। तो ये एक ही कॉलम में एज ए एक एलिमेंट पूरी रो को मान रहा है। और अगर मैं मान लो दूसरी फाइल ओपन करके देखूँ जो हमारी पहले 12th साइंस वाली बनाई हुई थी, ये 12th साइंस वाली बनाई है हम लोगों ने, अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो फिर देखिए ये हमें कैसे नज़र आती है। 12th साइंस वाली जो है वो हमें प्रॉपर जो है रो इंडेक्स अलग नज़र आ रहे हैं, कॉलम के हेडिंग अलग नज़र आ रहे हैं, डाटा अलग नज़र आ रहा है। तो ये कॉमा से सेपरेट है, तो एक्सेल में ये सही ढंग से रीड हो रही है। देखिए इसमें ये जो एन था वो स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग सेमी कॉलम से लिखवा देते हैं फाइल को तो वो कॉमा सेपरेटेड एक्सटेंशन तो बनती है, लेकिन डाटा जो है वो उसको क्या मानता है कि वो पूरी रो को एक ही कॉलम जो है एक ही वैल्यू मानना शुरू कर देता है। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एन वैल्यू है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए फाइल में, तो मैंने जैसे एक फाइल और क्रिएट किया 12th.csv, और यहाँ मैंने लिखा है NAN_rep, उसको वो NAN खाली ना छोड़े, उसकी जगह पे क्या लिख दे, नल लिख दे। तो आप NAREP से आप बता सकते हो कि हमारी NAN वैल्यू जो है वो फाइल में कैसे लिखी जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ये मैंने इसको रन किया है, तो हमारी ये कमांड रन होगी। अब ये 12th.arts.csv फाइल हमारी बन जाएगी। ये हम जाके देखते हैं, ये बन गई हमारी। इसको आप राइट क्लिक करो और ओपन विद करके देखो, माइक्रोसॉफ्ट या नोटपैड के अंदर देख लेते हैं हम लोग। तो नोटपैड के अंदर आपने देखा कि ये जो हमारी इसमें जो NAN था वो उसकी जगह क्या लिखा है, नल, और सारी ये कॉमा सेपरेट आई है, और रो कॉलम रो के हेडिंग और रो के जो हेडिंग है और कॉलम के जो हेडिंग है, रो इंडेक्स और कॉलम नेम वो भी फाइल में आए हैं, क्योंकि हमने उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग छेड़ी नहीं थी, सिर्फ NAREP को चेंज किया था। तो होप यू अंडरस्टैंड कि डाटा फ्रेम के थ्रू हम लोग कैसे CSV फाइल बना सकते हैं और कैसे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास CSV फाइल बनी हो तो हमने उससे डाटा फ्रेम में रीड करके लाना हो तो कैसे लाते हैं। उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन है रीड CSV फंक्शन। इसका काम होता है कि हमारे पास अगर CSV फाइल है तो उसको रीड करके डाटा फ्रेम में स्टोर करना है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ कोई डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कोई भी हो जाए, DF हो या कोई भी नाम का होना चाहिए। फिर आपने लिखना है pandas.read CSV, फिर pandas का जो है आपने रीड CSV फंक्शन लगाना है, फिर आपने यहाँ फाइल का नाम देना है, ठीक है, फिर बताना उसके अंदर सेपरेटर कौन सा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर वो कॉमा मांगता है। उसके बाद ये बाकी सारे आर्गूमेंट्स हैं, जैसे हेडर उसमें है या नहीं, अगर हेडर नन है तो मतलब कि उसमें हेडर नहीं है। एंड रोज़ का मतलब होता है कि हमने कितनी रोज़ उस फाइल में से लेके आनी डाटा फ्रेम में। स्किप रोज़ का मतलब होता है हमने कितनी रोज़ छोड़ के पहले कितनी रो स्किप करनी है और बाकी की रो लेके आनी है, ठीक है। और कॉलम नेम जो होता है इसके आगे आप लोग अपने कॉलम के नाम दे सकते हो, जो डाटा फ्रेम जो हमारी CSV फाइल में पड़े कॉलम्स के नाम है
अगर हम कॉलम्स के नाम को हम बदल के कोई और नाम रखना चाहें तो उससे हम रख सकते हैं। इससे इंडेक्स कॉलम वाले आर्गूमेंट से हम बता सकते हैं कि ये इंडेक्स वाला कॉलम उसमें डाटा फ्रेम में है या नहीं है, मतलब जो रो वाला है, अगर है तो वो कौन सा है हम बता सकते हैं। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम करता है। ये जितने आर्गूमेंट हैं, ये जितने आर्गूमेंट हैं मैंने यहाँ ये एक्सप्लेन कर दिए कि क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, अभी बोल के भी बताया, वो सारी बातें इसमें एक्सप्लेन लिखी हुई है हमने। अब हम करते हैं कि सबसे पहले हम 12.csv फाइल रीड करते हैं। हमने क्या लिखा है, df1, ये हमारा डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैंने लिखा पांडास का इंपोर्ट किया हुआ, हमने इंपोर्ट पांडास शुरू में किया था, तो pd.csv d:12 science.csv इसको मैं रीड करने जा रहा हूँ, और इसके जो डाटा फ्रेम बनेगा वो df1 में आएगा। फिर मैं df1 को प्रिंट करवाऊँगा। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए हमने डाटा फ्रेम रीड कर लिया, लेकिन आप इसमें ध्यान से देखिए जो गड़बड़ नज़र आ रही है। देखो ये कॉलम के नाम तो लिखे आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंडेक्स था हमारा उसको भी उसने कॉलम मान लिया है। ये R1 R2 उसको भी उसने कॉलम मान लिया और उसका नाम रख दिया अननेम्ड 0, है ना। और रो इंडेक्स जो है उसने 0 1 2 3 अपने दे दिए। क्यों? क्योंकि जब CSV फाइल में जो भी डाटा पड़ा होता है वो अपने आप वो उसको जितने कॉलम होते हैं उसको वो डाटा मान लेता है। तो फिर हम क्या करें, इस चीज़ को सोल्व कैसे करें? तो इसके लिए हमें इंडेक्स कॉलम जो वाला जो आर्गूमेंट है वो यूज़ करना पड़ेगा। देखिए हम इसी कमांड को दोबारा रन करते हैं, लेकिन इस बार हम बोलते हैं कि इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल जो आर्गूमेंट है, जो हमने यहाँ मेंशन किया था इंडेक्स कॉल वाला, कि टू स्पेसिफाई नेम ऑफ कॉलम, नेम ऑफ इंडेक्स कॉलम, कि किसको इंडेक्स लेना है। तो हम लोग यहाँ बता देंगे इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, वो 0 वाला जो कॉलम है, सबसे पहला जो कॉलम है उसको उसने इंडेक्स मानना है, ना कि उसको उसने कॉलम मानना है। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए अब उसने क्या है, अपना इंडेक्स नहीं क्रिएट किया, जो सबसे पहला कॉलम था 0 वाला उसको उसने इंडेक्स बना दिया। तो इंडेक्स कॉलम से क्या हुआ, तो आप जो CSV फाइल में किस कॉलम को आप लोग जो है बताना चाहते हैं कि वो इंडेक्स है, हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास pd.read.csv। अगर मान लीजिए हम लोगों ने कॉमर्स वाली फाइल हमारी जो हमने बनाई थी जिसमें सेमीकोलन से हम लोगों ने राइट करवाया था, अगर हम उसको उससे डाटा फ्रेम बनाते हैं, मैंने यहाँ लिखा है df1 = pd.read_csv, और मैं 12th कॉमर्स वाली फाइल को रीड कर रहा हूँ और उसको फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जरा यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। अब क्या, अब उसको डाटा फ्रेम नहीं मान रहा, वो क्या कर रहा है कि वो हर एक रो को जो है वो एक पूरे का पूरा जो है एक एलिमेंट मान रहा है। और सबसे पहली रो को क्या मान रहा है, सबसे पहली रो को मान रहा है कि वो एक कॉलम का नाम है, और इंडेक्स अपनी तरफ से दे रहा है, क्योंकि हमने उस फाइल के अंदर ना तो इंडेक्स लिखवाए थे ना ही कॉलम के नाम लिखवाए थे, है ना। तो ये लेकिन सेमीकोलन से सेपरेट किया था। तो ये क्या कर रहा है कि वो उसको जब रीड करते समय वो क्या कर रहा है, उसको एक ही आइटम मान रहा है, ना कि अलग अलग आइटम मान रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि रीड CSV में बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर कॉमा आता है, उसे कॉमा मिलता नहीं है, तो वो इसको पूरे को एक ही एलिमेंट मान लेता है रीड करते समय। तो फिर हम इसको दोबारा रीड करके हम डाटा फ्रेम बनाते हैं। वो कैसे, मैंने लिखा pd.read.csv 12th_CSV। अब मैंने यहाँ सेपरेटर बता दिया कि सेपरेटर इसमें कॉमा नहीं है, सेमीकोलन है। जैसे ही मैंने सेमीकोलन बताया, फिर मैं इसको रीड करवाता हूँ, फिर इसे रन करते हैं। अब देखिए अब हमारा उसने डाटा जो CSV फाइल सही ढंग से रीड की है और ऐसे अलग अलग एलिमेंट बनाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो पहली रो है उसको वो कॉलम के हेडिंग मान रहा है, जबकि पहली रो तो हमारा डाटा था। ठीक है ना। तो फिर क्या करें, फिर हमें बताना पड़ेगा कि यार कि इसमें कोई भी जो है हमारा रो हेडिंग नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने दोबारा इसको रीड किया, इसी कमांड को हम दोबारा रन करते हैं। मैंने यहाँ फिर लिखा 12th कॉमर्स सेपरेटर सेमीकोलन, हेडर मैंने बोल दिया अंदर कि इस मेरे फाइल के अंदर कोई हेडर नहीं है, इसलिए तू किसी सारा के सारे को डाटा मानी हो, हेडर ना मानी हो, किसी को भी कॉलम के हेडिंग ना मानी हो। अब इसको रन करते हैं दोबारा। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए हमारा जितना डाटा वो डाटा बन के आया है, और रो जो उसके कॉलम के नाम उसने ऑटोमेटिकली 0 1 2 दे दिए हैं। ठीक है, पहली रो को वो कॉलम के नाम नहीं बन रहा, और इंडेक्स जो उसने अपने आप 0 1 2 3 उसका बना के दे दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम के नाम अपने आप 0 1 2 आए हैं उसकी जगह मैं अपने नाम दे दूँ, तो फिर इसी कमांड को हम एक्सटेंड कर देते हैं। वो कैसे काम करेगी, वैसे ही मैंने फिर वही जो कमांड दोबारा लिखी df pd.read.csv 12th कॉमर्स सेपरेटर सेमीकोलन, हेडर नन, भी हेडर कोई नहीं है, और मैंने ये नेम्स आर्गूमेंट यूज़ कर दिया। नेम्स आर्गूमेंट यूज़ करके मैंने यहाँ बता दिया कि मेरे जो वहाँ से डाटा रीड हो जाएगा उसमें जो 3 कॉलम है उनके नाम क्या रखने हैं। मैंने लिखा नेम, साइंस एंड SST। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए क्या होता है, हमारा डाटा फ्रेम कैसे बनता है। अब उसने क्या किया,
कि उसने हमारे जो कॉलम के नाम 0 1 2 नहीं रखे, जो हमने नाम दिए थे उसने कॉलम के नाम हमारे वो रख दिए। ठीक है, इस तरह से आगे हम आगे जो है एन रोज आर्गूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगली कमांड में बताया है कि देखिए सारी कमांड वैसी है, मैंने एक आर्गूमेंट बढ़ा दिया यहाँ पे, मैंने लिखा एन रोज इज इक्वल टू 3। तो मैंने इसका मतलब क्या है कि CSV फाइल में से आपने कितनी रोज लेनी है अपने डाटा फ्रेम के अंदर। हमारे CSV फाइल में 5 रोज थी, लेकिन मैंने बोला मेरे को 3 रोज चाहिए डाटा फ्रेम बनाने के लिए, तो मैंने एन रोज इज इक्वल टू 3 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए क्या हुआ। अब पहली जो 3 रो मेरे डाटा फ्रेम में बन के आई है, बाकी दूसरे रीड ही नहीं की है। तो एन रो से आप डिसाइड कर सकते हो कितनी रोज रीड करके डाटा फ्रेम में लानी है। अब लास्ट जो आर्गुमेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो है स्किप एन रो। स्किप रोज क्या करता है, स्किप रोज में बताते हैं कि पहली कितनी रोज छोड़ के, जिसे पहली कितनी रोज छोड़नी है जो डाटा फ्रेम में ना आए, और उसके बाद जितनी रोज बची वो डाटा फ्रेम में आ जाए। तो मैंने लिखा स्किप रोज 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मैंने बोला कि CSV फाइल में से पहली 3 रो छोड़ दो, बाकी उसके बाद जितनी रोज है वो डाटा फ्रेम में लेके आओ। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, देखिए अब देखिए पहली 3 रोज उसने डाटा फ्रेम में नहीं ली है, बाकी बची हुई 2 रोज को वो लेके आया है, और 0 1 ये हमारा बन गया है। होप यू अंडरस्टैंड बेटा कि रीड CSV कैसे काम करता है, सारे आर्गूमेंट्स का क्या पर्पज़ है। ठीक है, सेपरेटर क्या है ये मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इंडेक्स कॉलम बताता है कौन से कॉलम को आपने एज ए इंडेक्स नेम लेना है, नेम बताता है कि आपने कॉलम्स के हेडिंग के नाम क्या रखने हैं, और हेडर बताता है कि उसके अंदर जो CSV फाइल के अंदर कोई हेडर रोज स्टोर्ड है या नहीं है। एन रोज बताता है कि कितनी रोज हमने CSV फाइल से ला के डाटा फ्रेम में लेके आनी है। स्किप एन रोज बताता है, स्किप रोज बताता है कि हमने कितनी रोज छोड़ के बाकी की रोज जो डाटा फ्रेम में लेके आनी है। होप यू अंडरस्टैंड बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसके ऊपर। जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।